यार शायद आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मिल्क को गर्मियों में ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद वो खट्टा पड़ जाता है। यानी कि हमारा जो नॉर्मल मिल्क था वो सार मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। यानी टेस्ट बदल गया, टेक्सचर बदल गया, उसकी अपीयरेंस भी बदल गई। और वहीं ऐसे चमकते हुए आयरन तवा को अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि यार हमारे आयरन पर जंग लग चुका है या फिर रस्ट आ गया है। इसी के साथ ग्रेप्स जो कि स्वीट होते हैं, है ना, किस किस के ग्रेप्स फेवरेट हैं यार, उनके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसीलिए उनका टेस्ट स्वीट होता है। बट अगर लंबे समय के लिए उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उनकी फर्मेंटेशन हो जाती है और वहां पर वो जो आपका शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ यार आप मार्केट से दाल लेकर आओ, चावल लेकर आओ, कच्चा दाल कच्चा चावल आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मम्मी वही दाल को तड़के वाली दाल में कन्वर्ट कर देती हैं और वाह, दाल राइस खाने में मजा ही आ जाता है। दैट मीन्स हर दिन जो आपके किचन में ये प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, आखिरकार किस तरह से हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल रॉ दाल या रॉ राइस था वो उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। वहीं जब आपके बॉडी में फूड जाता है तो आपको पता है कि आपके माउथ से ही खूब सारी एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देती हैं। फिर स्टमक में जाते जाते एंजाइम्स का एक्शन होता है, आपका फूड मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं एक बड़े कॉमन प्रोसेस, हर दिन आप सांस ले रहे हैं, यू आर ब्रीदिंग इन, क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं जो कि बॉडी में जाकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फिर ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ ही साथ हमें खूब सारी एनर्जी मिलती है। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं जहां मिल्क सार मिल्क में कन्वर्ट हुआ, आयरन के ऊपर रस्ट लग गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, कुकिंग हो रही है, या फिर फूड मॉलिक्यूल का बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होना और हमें एनर्जी देना, इन सभी में एक बात बिल्कुल कॉमन है और वो ये कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था यानी जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था वो कुछ देर बाद एक नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। So hi guys, welcome to the channel. I am Akanksha, your chemistry educator, and आज के इस सेशन में हम लर्न करने वाले हैं this very exciting unit called chemical reactions and equations, जो हर कहीं है आपके आसपास। जैसे मैंने आपको आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे, तो यार हर समय ये क्या हो रही है, एक्चुअली ये केमिकल चेंज है या फिर हर बारी एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर अकर कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये देखो, एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमने कुछ सब्सटेंस लिया, भाई मैंने कुछ लिया और उसके बाद मैंने देखा कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो चुका है और जो मेरे स्टार्टिंग मटेरियल थे उससे अगर मैं कंपेयर करती हूं अपने न्यू सब्सटेंस का तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मिल्क है, तुमने मिल्क लिया है ना, अब आप मम्मी क्या करती है, मिल्क से दही बनाती है, तो हमारे पास क्या था, मिल्क था। अब मैंने मिल्क से क्या बनाया, कर्ड बनाया। तो ये जो मिल्क है ना, ये है मेरा स्टार्टिंग मटेरियल और ये है मेरा फाइनल मटेरियल। मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, आप मिल्क की जगह कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो या कर्ड की जगह मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो नहीं। टेस्ट अलग है, टेक्सचर अलग है, अपीयरेंस भी अलग है। इसी को एक केमिकल चेंज कहते हैं। तो बेसिकली जब एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर होते हैं हमारे पास कुछ स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे बच्चों में हाइड्रोजन गैस लेकर आई और मैंने उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो ये मैं दोनों चीजें अपनी तरफ से लेकर आ रही हूं, मतलब ये मेरे स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं एक रिएक्शन के अंदर, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में इस चैप्टर में सिखाऊंगी, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो ये क्योंकि मेरे स्टार्टिंग मटेरियल है तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। फिर कुछ कुछ होता है ना, तो आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस होते हैं। इसी के साथ हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, मतलब इजीली वो फायर कैच कर सकता है, और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है आग लगाने के काम आता है ना। तो आप देखिए इनके कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है विच इज वाटर। तो तुम सोचो ये दोनों कहा, हाइड्रोजन इजीली फायर कैच कर लेता है और वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, वाटर को हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं, मतलब ये आग को बुझाने का काम करता है। तो बेसिकली हमारे पास एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसकी प्रॉपर्टी हमारे इनिशियल मटेरियल्स या इनिशियल रिएक्टेंट्स जो हमारे थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये फाइनली हमने ऑब्टेन किया। तो जो हम एंड में ऑब्टेन कर रहे होते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हालांकि यू नीड नॉट टू वरी, मैं एक केमिकल रिएक्शन क्या
होती है, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, जैसे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये एरो क्या है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, जीएस, है ना, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो यार आज का जो सेशन है ना बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इन नॉट मच टाइम हम आसानी से इस चैप्टर को बढ़िया से कवर कर लेंगे। एंड द गुड पार्ट इज कि एनसीईआरटी के अंदर यार जितनी एक्टिविटीज है ना सारी मैंने यहाँ पर रख दी हैं, तो सारी की सारी एक्टिविटीज हम कवर कर रहे होंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से सारी रिएक्शंस पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर कर लेने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि यार मैम इसका ने क्विक रिकैप भी दे दो, मतलब ये तो अपने ने चैप्टर सीख लिया, अब फटाफट से अपना रिवीजन हो जाए ऐसे 15-20 मिनट में, इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट तो आप बता सकते हो इन दी कमेंट्स। तो यार हमारे पास जो है, मैं चाहती हूँ आप एक एक्टिविटी करें, है ना, शायद आपने एक्टिविटी की भी होगी, मैंने तो की है, अब आप मुझे बताना कमेंट्स में। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आपके पास एक बंसन बर्नर हो, है ना, बस जिससे क्या आ रही है, फ्लेम्स आ रही है। फिर आप एक मैग्नीशियम का रिबन लेकर जाइए, ऐसा सुंदर सिल्वरिश दिखता है जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको एक पेयर ऑफ टोंग से पकड़ो और बंसन फ्लेम के सामने लेकर जाइए, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका वो जो रिबन है ना ऐसे बर्न करेगा, बहुत ऐसे चमकदार, विद वेरी डार्जलिंग फायर, और आपको कुछ व्हाइट पाउडर वहां पर दिखेगा, है ना। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, तो जैसे ही मैं मैग्नीशियम के रिबन को ऐसे बंसन बर्नर के पास लेकर जाती हूँ, मैं ऑब्जर्व करूंगी कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो ना ऐसे बर्न करने लगेगा विद डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो बच्चों एक्चुअली पता है क्या हुआ, कि अपना जो मैग्नीशियम था, है ना, अपने पास जो मैग्नीशियम था, आई होप आप देख पा रहे हैं, हाँ, अपना जो मैग्नीशियम था वो रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, और उसने फॉर्मेशन कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहां पर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसी वजह से आपको वो चमकदार फ्लेम दिखता है, ऐसा बहुत सुंदर व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम आपको दिखता है। तो यहां पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। हालांकि इसी चैप्टर में अभी हम आगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस भी देखने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए मैं यहां पर इसको बैलेंस कर देती हूं आपके लिए। यू नीड नॉट टू वरी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस बहुत ही आसान है और इसी लेक्चर में मैं आपको वो सिखा भी दूंगी। अब इसके बाद हम एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, जहां पर मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए। मेरी जो पहली ट्यूब है उसके अंदर मान लो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला जो बीकर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये वाला जो बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है Ki, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। अब दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने कहा कि भाई लेड नाइट्रेट ले लो, क्या ले लो भला, लेड नाइट्रेट ले लीजिए। तो इस वाले कंटेनर के अंदर हमारे पास लेड नाइट्रेट प्रेजेंट है, सो वी हैव लेड नाइट्रेट इन द दूसरा कंटेनर। तो इस वाले कंटेनर के अंदर पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। अब मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, ये जो पोटेशियम आयोडाइड वाला कंटेनर है उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप जो है लेड नाइट्रेट डालिए। अचानक से आप ऑब्जर्व करेंगे येलो कलर का प्रेसिपिटेट एक सॉलिड बनेगा जिसका येलो कलर होगा, तो तुम्हें इस तरीके से येलो कलर दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ मैम, तो बड़ा सिंपल है, होता क्या है, यहां पर हमारे पास हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है वो रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ बच्चों, ये होता है आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ये जब रिएक्ट करता है ये बना लेता है लेड आयोडाइड और इसी के साथ बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, दिस फॉर्म्स अ येलो पीपीटी। भैया मैम ये पीपीटी क्या है, तो देखो पीपीटी का मतलब होता है 2 लिक्विड को मिलाया और कुछ सॉलिड बना जो ऐसे अलग हो रहा है, ठीक है। तो एक सॉलिड बन गया 2 लिक्विड्स को मिलाने पर, तो उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमारे पास ये येलो कलर का बनता है, दैट इज हाउ आपको यहाँ पर ये येलो कलर का अपीयरेंस दिख रहा है, राइट। अब ऐसी अभी मैं आपको बताऊंगी, हम ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, तो इन एक्टिविटीज से हम क्या सीख रहे होंगे वो हमें फाइनली समझाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उस केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, ये वाली एक्टिविटी हमने ऑलरेडी परफॉर्म की है, कहां पर, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, तो ऐसे सॉर्ट ऑफ जिंक के छोटे 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 पत्थर टाइप मैंने डाल दिए, पैलेट्स डाल दी। अब उसके ऊपर मैं ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर रही हूँ। मैं क्या ऑब्जर्व करने वाली हूँ, मैं ऑब्जर्व करूंगी कि एक गैस बाहर निकल रही होगी, और वो कौन सी गैस होगी आपको मालूम है, बताओ, हाइड्रोजन गैस, है ना। और उसके पास अगर हम कैंडल को लेकर जाते हैं तो फिर वो बर्न करती है हाइड्रोजन गैस से, पप अप साउंड के साथ, पट 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 ऐसे आवाज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि हमारा जो जिंक मेटल है वो रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। जिंक कौन है, मेटल है, ये हमने पढ़ा था ना एसिड बेस में, और ये कौन है, एसिड है। तो जब मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना। तो गैस से तो बाहर इवॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस बन रही होगी, और ये तो अपना कौन है, जिंक सल्फेट है। और जिंक सल्फेट का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या बना है, सॉल्ट बना है, और साथ ही साथ कौन इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो एक्टिविटी दिया गया था, इसके अंदर क्या होता है, इसी एक्टिविटी के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये जो गैस एक्चुअली इवॉल्व हो रही होगी, है ना, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक तो बबल्स बनेंगे एक गैस के, हाइड्रोजन गैस के। अगर एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर याद है तो उसमें उन्होंने क्या किया था ना कि यहाँ से जो गैस निकलती है उसको सोप के सॉल्यूशन में ले जाते हैं, फिर वो सोप वाले बबल्स बनते हैं, फिर उसको कैंडल के पास लेकर जाते हैं, पट 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 करके आवाज आती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न करती है विद पॉप अप साउंड, है ना। दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी कि भाई बीकर का ना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मान लो बढ़िया रूम टेम्परेचर वाला बीकर रखा था मेरा, इसको आराम से मैं छू पा रही थी, लेकिन जब मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना शुरू किया, कुछ ही समय में मेरा कंटेनर छूने में गर्म महसूस होगा। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब भाई हमारी रिएक्शन जब हो रही है ना तो साथ साथ एक और चीज हो रही है, अंदर जो सामान बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस वो तो है ही, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी आपकी रिलीज हो रही है। अच्छा, और स्टेट का भी चेंज हुआ, भाई जो जिंक है वो कैसा था, सॉलिड था, और H2SO4 लिक्विड था, लेकिन आपके पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, तो वो गैसियस स्टेट में, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना। फिजिकल स्टेट कौन होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो तुमने तो एक सॉलिड लिया था और एक लिक्विड लिया था, जिंक सॉलिड था और आपका H2SO4 लिक्विड था, पर जो प्रोडक्ट में बन के आया हाइड्रोजन गैस वो तो क्या है, वो तो गैसियस स्टेट में है ना। तो साथ साथ स्टेट का भी चेंज हुआ, है ना। तो यहां से हमें जितनी एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की, हमें क्या समझ आता है, हमें यह समझ आता है कि भाई देखो, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब कभी भी एक रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमारे पास क्या होता है, हाँ, या तो स्टेट में चेंज आ रहा होगा, मतलब या तो आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होगी, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, अभी मैं इन सब का भी आपको अच्छे से और एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे इनका, या फिर कलर में चेंज आएगा, जैसे लेड आयोडाइड का देखो येलो कलर का पीपीटी बन गया था, या फिर किसी ना किसी गैस का एवोल्यूशन होगा, जैसे अभी पीछे देखकर आया आप, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, टेम्परेचर में चेंज होगा, याद करो कि कंटेनर अपना गर्म हो गया था, है ना, या फिर पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, लेड आयोडाइड, येलो कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके साथ, फिजिकल स्टेट में चेंज के साथ। तो हम ये देख रहे हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एक पुराने सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो होता ही है, साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला चेंज क्या होता है, द चेंज इन फिजिकल स्टेट। बच्चों बहुत ही सिंपल है, तुम फ्रिज से आइस निकाल के लाओ, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दो, क्या होगा, मेल्टिंग हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई। फिर लिक्विड को ऐसे गैस पे बॉईल होने रख दो, पानी को, है ना, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो आइस से वाटर वेपर, ये क्या हो रहा है, चेंज इन द फिजिकल स्टेट, हमारी जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज आ रहा है। वहीं कई बार आपको कलर में चेंज देखने के लिए भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, कॉपर होता है, कॉपर, बच्चों कॉपर तो सबने देखा है ना भाई, कॉपर सबने देखा है ना, आपके घर में होती तो है, कॉपर की बोतल होगी, कॉपर का कोई बर्तन होगा, नहीं तो मंदिर में आप कहीं कॉपर के किसी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना।
उसमें क्या होता है, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है। पर यही कॉपर अगर मेरा ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाए तो बनती है कॉपर ऑक्साइड, जिसका ना ब्लैकिश ब्राउन सा कलर होता है। ठीक है, तो ये आपका कलर चेंज हो गया। कहाँ ये कैसा था, रेडिश ब्राउन था, और वो ऐसा ब्लैक कलर की एक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ तो किसका चेंज हुआ, कलर का चेंज हुआ। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर का चेंज भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। और वहीं फैक्ट्री से निकलते हैं बड़े बढ़िया ऐसा क्या धुआं। तो बेसिकली जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। जैसे अभी अभी हम देख कर आए कि जैसे हमारा जो जिंक है, अगर वो हमारी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मैं HCl गैस ले लेती हूँ, तो आपके पास क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, सॉल्ट तो बनेगा ही, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही होगी। इवॉल्व होने का मतलब है, देखो गैस ना ऐसे शर्मीली नहीं होती बस बन गई और बैठ गई, नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स हवा में फैलते चले जाते हैं, तो रुकते नहीं है। तो जैसे ही बनेंगे वो कंटेनर से, बीकर से बाहर निकल जाएगी, अगर आपने कंटेनर को क्लोज नहीं किया होगा तो। वहीं बहुत बारी टेम्परेचर का चेंज भी होता है। जैसे अभी जो पीछे वाली रिएक्शन थी, उसमें अगर तुम कंटेनर को पकड़ के देखोगे तो भैया आपका कंटेनर गर्म हो चुका होगा। एक और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको अगर तुम उसके अंदर वाटर डाल दो, वाटर, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। साथ साथ आप देखोगे कि जब मैंने एक बीकर लिया, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला, उसमें पानी मिलाया, तो यार वो बीकर जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना, बीकर भाई गर्मा गर्म हो जाता है बाहर से, तो बीकर जो है ना क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, यानी कि गर्म देखने में आपको दिखेगा। तो मतलब क्या हुआ भाई, रिएक्शन में मतलब छूने में महसूस होगा गर्म। तो रिएक्शन, इसका मतलब साथ साथ जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो बहुत सारी हीट भी रिलीज हो रही है। तो क्या हो रही है, साथ साथ भाई हीट भी बन रही है और हीट एनर्जी भी आपकी रिलीज हो रही है। पीपीटी का फॉर्मेशन, ये देखो येलो सुंदर पीपीटी अभी बना तो था जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया था। तो हमें याद है कि लेड आयोडाइड बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और इस तरीके से पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। कौन से, येलो प्रेसिपिटेट का। ठीक है, पीपीटी किसको कहते हैं, पीपीटी कहते हैं जहां हमारे पास दो लिक्विड मैंने मिलाए, और दो लिक्विड को मिलाने से थोड़ा सा तो लिक्विड रहेगा और नीचे थोड़ा सॉलिड बन गया। नीचे जैसे एक टेस्ट ट्यूब आपने ली, उसमें तुम एक ये वाला लिक्विड, एक ये वाला लिक्विड, दो लिक्विड मिला रहे हो। ठीक है, फिर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम में तुम्हें एक सॉलिड मटेरियल सेटल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे सेटल होता है। तो नीचे की तरफ एक प्रेसिपिटेट दिखेगा, ऊपर आपका फिल्ट्रेट होगा, मतलब ऊपर की तरफ बाकी का लिक्विड जो बच जाएगा वो होगा, राइट। तो उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो जो सॉलिड नीचे आपका सेटल हो रहा होता है। तो वो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको सेटल होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि हमारे पास इस तरीके से अलग अलग चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दी वैलेंसी चार्ट। बच्चों वैलेंसी चार्ट आपको ऑलरेडी आता ही होगा, है ना। यहां पर अगर आपने ये बैलेंसी चार्ट को अभी तक लर्न नहीं किया है तो फटाफट से लर्न कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बैलेंसी क्या है, किसी की भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, राइट। जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उसकी बैलेंसी होती है। बट यू नीड नॉट टू वरी, बहुत आसान है। देखो जिसके ऊपर जितना चार्ज है, ठीक है, अगर कोई आयन है जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है ना, उसकी वही बैलेंसी होती है। जैसे इन सब के ऊपर या तो -1 या +1 का चार्ज है, तो माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं होता, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही यहां पर सबके ऊपर चार्ज क्या है, 2 है, तो क्योंकि सबके ऊपर चार्ज 2 है तो इन सब की वैलेंसी क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। इसको अच्छे से ध्यान करके लर्न करके चले जाना, नहीं तो आपको ऐसे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलो, वहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी भी होती है। मैम वेरिएबल वैलेंसी का मतलब, यानी कि जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में तो मैं लर्न करवा देती हूँ। जैसे कि बच्चों कॉपर है, कॉपर की 2 वैलेंसीज देखने के लिए मिलती है, एक +1 और एक +2। वैसे ही जो आयरन होता है, आयरन की भी 2 वैलेंसीज देखने के लिए मिलती है, +2 एंड +3। तो इनकी कैसी है, वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी है। जबकि अगर तुमसे कोई एल्यूमिनियम का पूछे तो भाई एल्यूमिनियम की सिर्फ एक ही वैलेंसी फिक्स्ड होती है, विच इज +3। अब मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को बताओ, अपने पास जो अमोनियम आयंस होते हैं, है ना, ये कौन है, हमारे अमोनियम आयन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अमोनियम आयंस जो होते हैं उनकी वैलेंसी मेरे को बता दो, तो इनकी वैलेंसी क्या आएगी, मैम +1 का चार्ज है तो 1 ही होगी उसकी वैलेंसी।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और एक बात बताओ, कितने बच्चों को दिक्कत आती है, मैम रिएक्टिविटी सीरीज तो हमारे तो लर्न ही नहीं होती है ना, पोटेशियम ब्ला 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 ब्ला, बिल्कुल याद नहीं रहता। यू नीड नॉट टू वरी, बिकॉज आज की क्लास में आपको एकदम सॉलिड ट्रिक मिलेगी, बहुत ही आसान, जिसके मदद से आप इजीली मेमोराइज कर पाएंगे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होती है। ठीक है, ऑल्सो बच्चों ये तो है ना कि हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आज, बट इसके बाद हम इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी चैनल पर बिल्कुल लाइव। उसके लिए यू हैव टू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि मैम किस दिन आप जो है ये प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और हम उस दिन तैयार होंगे, बढ़िया से चैप्टर को पढ़कर आएंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों हमने क्या जाना कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो हम उसको एक इक्वेशन के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अब मान लो जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके वाटर बनाया, मेरे को किसी को ये बताना है, तो क्या मैं उनको ऐसे दिखाऊंगी यहाँ हाइड्रोजन गैस रख रही हूँ, फिर ऑक्सीजन गैस रख रही हूँ, फिर बता रही हूँ देखो वाटर बन रहा है? नहीं, अगर किसी को हमें इसको प्रैक्टिकली समझाना है, जैसे मान लो मुझे आपको समझाना है, तो उसके लिए अगर यू नो मुझ में इजी कोई रिप्रेजेंटेशन हो जिसके हिसाब से सामने वाले को समझ आ जाए कि अच्छा इसने ये दो चीज को मिलाया था, फिर ये नया सब्सटेंस बना, और जो नया सब्सटेंस बना उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर गैस इवॉल्व हुई तो कैसे बताएं, प्रेसिपिटेट बना सेटल हो गया नीचे तो कैसे बताएं, है ना? तो उसके लिए हमारे पास आती है केमिकल इक्वेशन। तो जैसे आपके पास यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने मुझे क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको मेंशन करते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स को। ये कौन है, हमारे रिएक्टेंट्स है जिनको हम लेफ्ट में लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम किसको लिखेंगे, जो नया सब्सटेंस बना जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। बीच में एरो बताता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कि भाई यहां से शुरुआत हुई, इन्होंने मिलकर ये बनाया, तो इन्होंने मिलकर ये बनाया, तो एरो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर इसी के साथ हमारे पास इक्वेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स तुमने रिएक्टेंट में लिए, उतने ही नंबर ऑफ एटम भैया प्रोडक्ट में बनने चाहिए, जिसको अभी हम सीखेंगे द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मान लो इधर एक मैग्नीशियम दिख रहा है मेरे को, और इधर दिख रहा है कि ऑक्सीजन के दो एटम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक है लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर देखो एक मैग्नीशियम इधर है, एक मैग्नीशियम इधर है, बट इधर दो ऑक्सीजन और यहां पर एक ही ऑक्सीजन है ना? तो इसका मतलब ये तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब जब एक इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं ये बस स्केलेटल इक्वेशन है ना, कि जैसे बॉडी का बस स्केलेटन बना दो तो भैया बाकी भी तो चीज है ना, जो है ना, तो मतलब बस एक स्केलेटल है कि एक ढांचा खड़ा कर दिया हमने कि देखो ओवरऑल रिएक्शन ये हुई, बाकी हम इसको बैलेंस रिएक्शन अभी नहीं कह सकते, बिकॉज नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर सेम नहीं है। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते वो अभी हम आगे 2 मिनट बाद सीखेंगे, है ना? तो हमने क्या सीखा कि भाई देखो जब एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है, एरो आता है। फिर प्लस का साइन इस्तेमाल किस लिए करते हैं, दो रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए या दो प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, कि H2 अगर मैं लिख दूं H2O2 तो समझ ही नहीं आएगा, H2 प्लस O2 कि भाई ये दो समान हमने यूज किए। ऐसी प्रोडक्ट एक बना तो एक लिख दो, पर दो से ज्यादा या दो बन रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन कहां पे मेंशन करते हैं, एरो के ऊपर। जैसे बच्चों यहां आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल बना रखा है, तो ये एक्चुअली ना कंडीशन है। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हमने ना हीट किया है, उसको क्या दिया, हीट किया, ठीक है। तो एरो के ऊपर आप कंडीशंस लिख सकते हो, और ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट। जैसे इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्मॉल s, इसका मतलब मैग्नीशियम जो मैंने हाथ में रिबन लिया वो सॉलिड स्टेट में था। गैस मैंने ऑक्सीजन की इस्तेमाल की तो वो गैसियस फेज में है तो गैस, और जो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो सॉलिड कलर सॉलिड पाउडर बना, तो उसके ब्रैकेट में मैं लिखूंगी s। मतलब ब्रैकेट में आप उनकी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आता है एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जहां से आपको पक्का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, बट बहुत आसान है। पहले तो ये दिमाग से हटा दो, क्या है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यू शुड बी एक्साइटेड कि यहाँ से क्वेश्चन आया तो पक्का ही ठीक करके आ जाएंगे, है ना? तो बहुत आसान होता है बच्चों, कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल इक्वेशन के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, है ना? ये हमारी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, जहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया।
तो ये जो हमारी इक्वेशन है, मेरे को बोला इसको बैलेंस कर दो। ओके, तो मैं क्या करूंगी, पहले ना ये लिख लूंगी कि मेरे को कितने टाइप ऑफ एटम्स मेरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे को दिख रहा है दो ही टाइप के इन्वॉल्व है, एक मैग्नीशियम है और दूसरा कौन है, एक मैग्नीशियम है और दूसरा कौन है, कॉपर है ना। तो मैंने लिख लिया ब्रैकेट में ऐसे कर कर कि भाई अपने पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। फिर मैं ये लिखूंगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट वाला साइड है, रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और वहीं प्रोडक्ट के अंदर कितने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो अब आपको लिखना है रिएक्टेंट में कितने नंबर है, प्रोडक्ट में कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे कि देखो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में तो भाई एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, वाह। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो है और प्रोडक्ट में कितना है, ओनली वन। अब मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। मतलब कि तभी इक्वेशन को बैलेंस कहा जाएगा, जितने मैग्नीशियम रिएक्टेंट में उतनी प्रोडक्ट में, और जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में। तो देखो मैग्नीशियम तो बैलेंस था लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो है और प्रोडक्ट में वन। बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में दो बना देते हैं। तो मैम मुझे लगता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 2 2 हो जाता है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब जब तुमने ऐसा किया बेटे, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गए। ये तो यार ये तो प्रोडक्ट में अपने मैग्नीशियम 2 हो गए। तो यहां पर अब प्रोडक्ट में भी आपके पास मैग्नीशियम क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो इसका मतलब अब रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम को 2 बनाना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। अब देखो परफेक्ट इक्वेशन है और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। 2 मैग्नीशियम प्लस O2 gives me 2 MgO। यानी कि यहां पर ये जो मेरी इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट में जितने मैग्नीशियम है उतने ही प्रोडक्ट में है, और जितने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है उतने ही प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो बड़ा सिंपल है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही सिंपल है भाई। देखो कि ना हम ये कहते हैं कि जब एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो वो फॉलो करती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैंने दो रिएक्टेंट को लिया ए और बी और उनसे मुझे प्रोडक्ट मिला ए बी, तो अगर मैं चेक करूं कि भाई मास ऑफ ए कितना है प्लस मास ऑफ बी कर दूं उसमें, कि ए का मास मान लो 10 ग्राम है और बी का मास भी 10 ग्राम है, तो 10 प्लस 10 20 ग्राम। तो जब प्रोडक्ट बन रहा है ना उसका मास भी 20 ही ग्राम बनेगा। इसका मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही नया मास बन सकता है। तो जितना रिएक्टेंट का वेट लोगे उतना ही वेट का प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं रिएक्टेंट लिया 10 ग्राम और प्रोडक्ट बन गया 20, नहीं, ज्यादा कहां से पेट से थोड़ी टपकेगा, नहीं, यहीं से तो बन रहा है ना। तो जितना मास इसका लोगे उतना ही बनेगा, और ये भी नहीं कि लिया 10 और बन रहा है 7 ग्राम, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जितना वेट आपने रिएक्टेंट का लिया होगा उतना ही वेट हमारे प्रोडक्ट का बन जाएगा। उसी को हमें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें दे रहा है, तो ये रिएक्शन को भी हम बैलेंस करते हैं। तो यहां पर मैं रिएक्शन लिख देती हूँ कि मेरे पास जिंक है प्लस H2SO4 है, और यहां पर ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है उससे हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब हमें करना है इस इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर जितने अलग अलग टाइप के एटम्स हैं सारे के सारे एटम्स में लिख देती हूँ कि कौन कौन से एटम्स मेरे पास एक्चुअली प्रेजेंट है ना। तो लिख दिया हमने कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि वो एटम्स रिएक्टेंट में उनका कितना नंबर है, और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट में उनका कितना नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि रिएक्टेंट में मेरे पास कितने हैं, और यहाँ क्या मेंशन करूंगी कि प्रोडक्ट में अपने नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं। तो बच्चों देखो जिंक यहाँ मेरे को दिख रहा है 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 ही है, चलो ये सॉर्टेड है। सल्फर यहाँ मेरे को सिर्फ इधर ही 1 दिख रहा है और यहाँ भी 1 दिख रहा है, सल्फर भी मेरे को 1 1 दिख रहा है। बच्चों हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं अगर आप भी देख पा रहे हो तो, और यहाँ भी 2 ही है, और ऑक्सीजन मेरे को यहाँ पे 4 दिख रहे हैं और यहाँ भी 4। वाह, ये तो सब सॉर्टेड लग रहा है बच्चों। हाँ
देखना जरा सचमुच में इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? यस। तो इस इक्वेशन को आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये एक ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये नहीं इक्वेशन दे दी तो जबरदस्ती कुछ करनी हो सकता है, इक्वेशन बैलेंस्ड है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है Fe प्लस H2O। तो इस इक्वेशन को भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो Fe था और वाटर था, और अपने ने जब इनको कंबाइन किया तो Fe3O4 बना, और साथ साथ अपनी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो आपको ना एग्जाम में इस तरीके से एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर दी जाएगी, मतलब एक स्केलेटल इक्वेशन जिसको कहते हैं, उसको लिखकर दिया जाएगा। अब तुम्हें खुद उसको बैलेंस करना है, ठीक है। हम सेम सेट ऑफ स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। लिख लेते हैं आयरन है, हाइड्रोजन है और जी ऑक्सीजन है, और तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा। लिख लेते हैं प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं और रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं। तो यहाँ मेंशन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर, यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्ट में कितने हैं। तो देखो आयरन कितना है, आयरन मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एक है और वहां तो 3, इधर 1 है इधर 3। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुझे यहाँ 2 और वहां पर भी 2 ही नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यार इसमें तो करना पड़ेगा बैलेंस, ये तो भाई काफी गड़बड़ चल रही है इसमें। केवल हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन और आयरन दोनों ही अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले मुझे लगता है रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में 3 आपके पास आयरन है। तो ये लो जी, आयरन अपना बैलेंस हो गया क्या? 3 आयरन इधर 3 आयरन इधर, बैलेंस दिख रहा है। फिर हाइड्रोजन इधर भी 2 इधर भी 2, आगे बढ़ जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ 4 है जबकि इधर 1, इसका मतलब रिएक्टेंट में इसको भाई मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहां मैं कर दूंगी 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ 4 यहाँ पर। ऐसा करने से ना मेरा जो हाइड्रोजन था ये भी 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बन चुका है। अब मेरे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट में तो 2 ही रह गए। तो मेरे को इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये भी 8 बन पाए। सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 4। और देखो इक्वेशन परफेक्ट है, बैलेंस। 3 आयरन रिएक्टेंट साइड, 3 आयरन प्रोडक्ट साइड, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। तो मेरी जो इक्वेशन है ऑन दी होल कैसी बन गई है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है ना। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़े से होमवर्क भी दे देती हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लाओ। ऐसे ही N2 प्लस O2 गिव्स यू NO2, इसको भी बैलेंस करके लाना है। देखते हैं, मतलब मुझे इसका आंसर जो है ना आप दे देना इन द चैट सेक्शन ओनली, ठीक है, मतलब कमेंट्स में आंसर देना। सो आई विल बी हैप्पी टू नो अगर आप इसका सही आंसर दे पाते हैं इन दी कमेंट्स, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया आपका द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड on to the next topic which is very very important, and that is the types of chemical reaction, है ना। तो देखो हमने ये सीखा कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तब हमारे पास हमारे इनिशियल सब्सटेंसेस से कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अपने स्टार्टिंग मटेरियल से, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, द फॉर्मेशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, ये इस तरह के चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों बहुत सारे अलग अलग तरीके की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो वन बाय वन अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। अच्छा, इसी के साथ देखो हमने ये क्या सीखा, वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कि मान लो मेरे पास बच्चों ये वाली रिएक्शन हुई, H2 प्लस O2 से मेरे को वाटर मिला, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था रिएक्टेंट में, तो जो प्रोडक्ट बना भाई प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ऐसा नहीं कि मैंने यहां तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और यहां सल्फर बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब जो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हैं उन्हीं एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, वही अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे एक नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं कि एक नया ही एलिमेंट उत्पन्न हो जाएगा जो यहां पर आपने कभी डाला ही नहीं था, कि सिल्वर यहां कभी डाला ही नहीं और यहां तो सिल्वर बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि
नो एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर एनीवेयर एल्स। और ऐसा भी नहीं कि कोई डिसअपियर हो जाए कि भाई रिएक्टेंट में तो अपने पास ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ना तो कोई नया एटम बन सकता है और ना ही कोई नया एलिमेंट ना ही कोई एलिमेंट ऐसे डिसअपियर हो सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर से। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर ना जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना होगा, तो बेटे यहां क्या होता है ना, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नया बनेगा। तो यहाँ पे जो ओल्ड बॉन्ड्स आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं वो टूटते हैं, वो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड्स का यानी कि न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जब हम अपने किसकी बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखो यहाँ क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था। अब जब नया सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड बना है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे आप कोयला होता है ना, कोल, उसको जलाओ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर खूब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो CO2 गैस बन रही होगी। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कीजिए, क्या बनेगा, H2O यानी कि वाटर बनेगा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं H2 प्लस O2 है ना, हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है H2 प्लस O2, ये अभी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, H2 प्लस O2 गिव्स मी H2। अब ये क्या होती है, गैस, ब्रैकेट में लिखेंगे गैस, ये भी गैस है और ये लिक्विड बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मेरे को दिख रहा है यहाँ एक ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने से यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए जबकि यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो बच्चों मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या, मुझे बताना, कि two molecules of hydrogen gas combines with one molecule of O2 gas to give two molecules of what, बताओ कह सकते हो क्या ऐसा? हाँ मैम, देखो हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है ना, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल दे दिए। तो इस तरीके से भी आपको लैंग्वेज फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना या बताना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना। तो बेसिकली अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास कितनी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि 2 सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। 2 से ज्यादा, 2 3 कितने भी, है ना। पर इसमें क्या होगा, जब आप एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हो तो उसके अंदर जरूर, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट्स होंगे, कम से कम 2 तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे सारे के सारे मिलजुल कर। ठीक है, तो जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, काफी सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ कंबाइन किया, बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, 2 लोग मिले और एक सिंगल चीज बना रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड डालो, फिर उसके अंदर पानी डालो, तो आपको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ दिखेगा, जिसको ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एसिड बेस वाले चैप्टर में भी सिखाया था, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो स्लेक्ड लाइम आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, अब ये ना एप्लीकेशन लिखी हुई है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है, मतलब कौन, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉश करवाते हो ना, जैसे घर में पेंट वगैरह से पहले हम व्हाइट वॉश कराते हैं। तो बच्चों उसमें पता है क्या है कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे तुम ऐसा पूरा अपनी वॉल्स को पूरा पेंट कर दो, वो क्या करेगा, धीरे धीरे हवा में, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा,
तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी तुम्हारा स्लेगलाइन है वो CO2 के साथ रिएक्ट कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसकी एक पतली सी लेयर आपकी बन जाएगी, राइट, जो कि ऐसा व्हाइट कलर का दिखता है। तो बेसिकली इसीलिए हम कहते हैं कि आज हमने व्हाइट वॉश किया है, अब इसको सूखने दो, है ना। आपने देखा होगा कि भैया कहते हैं कि अब मैम इसको एक दिन सूखने दो, फिर कल आकर इसके ऊपर पेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा, वो लेयर तैयार हो जाएगी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny appearance to the walls, right. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate। बेटे मार्बल देखा है, बढ़िया एकदम चमकता है ना। फ्लोरिंग वगैरह हम मार्बल से करते हैं, तो वो क्या है, एक्चुअली मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे पानी के साथ मिलाएं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाएं, तो भी CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है, तो वही फॉर्मूला है। फिर बच्चों देखो, हमारे पास ना दो तरीके की रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले तो हमारी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, तो देखो अब मैं आपको ये एक बहुत सिंपल सी बात पहले समझा देती हूँ, है ना, फिर इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। हमारी जो रिएक्शंस होती है ना बच्चों, दो तरीके की हो सकती है ना। कौन कौन सी? दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, किस बेसिस पर किया है? ये क्लासिफिकेशन होता है हीट के बेसिस पर। मतलब हीट का मतलब क्या, हीट तो समझते हो आप, है ना। मतलब कि एक रिएक्शन जब होगी तो हीट बाहर निकलेगी या हीट हमें देनी पड़ेगी, दो अलग चीज है ना। कि भाई एक रिएक्शन मैं नॉर्मली करवा रही थी और मैंने देखा मेरे तो बीकर ही गर्म हो गया, इसका मतलब रिएक्शन से हीट रिलीज हुई, तो रिएक्शन ने खुद हीट बनाई, एक तो वो हुआ। एक ऐसी रिएक्शन है जो हो ही नहीं रही, फिर मैंने नीचे से थोड़ी आग लगाई, थोड़ी हीट दी, उसको हो गई। तो वैसी रिएक्शन क्या हुई, जिसमें मेरे को हीट देनी पड़ रही है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, जिसमें हीट रिलीज हो रही है। तो इसको ध्यान रखना, एक्सो से आप क्या याद रखेंगे, एक्सो से हम याद रखेंगे एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलो, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलिए। तो जहां पर हीट एग्जिट है ना, जहां पर क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, राइट। तो बच्चों ये वैसी रिएक्शन होती हैं जिनमें की हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलेगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालो, एक बीकर लो, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें पड़ा है, उसमें पानी डाल दो, तो तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कंटेनर जो आपका बीकर है बढ़िया एकदम गर्म हो जाएगा, तो आपका कंटेनर हॉट हो चुका होगा। तो मतलब आपकी हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, यहाँ पे हीट बाहर निकली। फिर होती है एंडोथर्मिक। एंडो से तुम क्या याद रख लोगे, तो कभी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, एंट, ENTER, एंट, है ना। तो यहां क्या होगा, हीट अंदर आएगी, हीट क्या आएगी, अंदर आपको डालनी पड़ेगी, हीट अंदर आती है। तो हमारे पास यहां पर बेसिकली क्या होगा, हीट आपकी अंदर आ रही होगी। दैट मीन्स हमारे पास बेसिकली हीट एंटर कर रही है। दैट मीन्स हमारी जो हीट है वो क्या हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है, हीट आपको देनी पड़ रही है रिएक्शन के अंदर। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, CH4 यानी मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनती है, और साथ साथ बहुत सारी हीट यहाँ पर रिलीज भी होगी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक, अब ऐसे ही आपकी वो भी होती है, जैसे भाई अपनी बॉडी में जो रेस्पिरेशन चल रहा है, क्या होता है, ग्लूकोज है ये अपना C6H12O6, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ साथ वाटर बनेगा, और क्या बनता है, एनर्जी, उसी पे तो सरवाइव कर रहे हैं हम। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां से भी आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बच्चों क्या हुआ, आयरन और सल्फर को मैंने मिला दिया, उनके बीच में कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने बुक में पढ़ा था कि आयरन और सल्फर को मिलाने से FeS यानी आयरन सल्फाइड बनता है। तो जैसे एक कंटेनर मैंने यहाँ रखा, उसमें आयरन डाला, सल्फर डाला, कुछ बन ही नहीं रहा, अपने अलग अलग पड़े हुए हैं। फिर मैंने नीचे से फ्लेम लगाया और फिर मैंने जब उसको हीट दी, मैंने देखा कि एक मेरा प्रोडक्ट बन गया विच इज आयरन सल्फाइड। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना।
फिर देखो, फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो आती हैं, दोज आर योर डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा एक जो सब्सटेंस है ना वो टूटेगा इनटू मल्टीपल सब्सटेंसेस। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास ये AB है ना, अब इसको हम तोड़ेंगे तो एक चीज होगी जो टूटेगी छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट? उसी को हम डीकंपोजिशन कहते हैं। डीकंपोजिशन इज लाइक ब्रेकिंग, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करना छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो a chemical reaction in which a compound splits into two or more simple substances is called decomposition reaction। अब बच्चों, मान लो मुझे इस पेन को तोड़ना है, दो मैं इससे एक पेन से ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना चाहती हूँ, क्या लगेगी? मेरी एनर्जी लगेगी ना इसमें। तो कोई भी चीज नॉर्मली तो नहीं टूटती है, ऐसे ही रखे रखोगे तो रखी रहेगी। तो कैसे टूटेगी? कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक कराने के लिए। तो बेसिकली डीकंपोजिशन 3 तरीके से हो सकता है। कैसे? या तो आपने हीट दे दी, या तो हीट दे दो थोड़ी सी, या फिर आपने लाइट एनर्जी दे दी, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में भी चीजें ब्रेक करती हैं, या तुमने करंट डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो वहां से भी डीकंपोजिशन पॉसिबल है, वहां से भी वो ब्रेक कर सकती है, राइट? तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है द हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को ले रही हूं, है ना, तो बच्चों मेरे पास ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, और मैंने किया यहाँ पर डेल्टा साइन का मतलब क्या है? हीट। तो भाई ये टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जिसमें ये सॉलिड होगा और ये मेरी गैस बन रही होगी, तो ये बाहर इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है? ये है थर्मल डीकंपोजिशन। तो जब भी हम थर्मल से, थर्मल क्या याद आती है? जैसे हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। बच्चों जैसे ठंड होती है, ठंड में हम क्या बोलते हैं कि हम थर्मल्स पहनते हैं, मम्मी थर्मल्स पहनाती है। थर्मल्स क्या होते हैं? वही जो हमें अंदर इनर्स होते हैं, जो हमें वार्मथ देते हैं, है ना, उन्हीं को थर्मल्स कहते हैं। तो थर्मल इसका मतलब हीट। तो यहाँ पे जब हीट की सप्लाई से एक सब्सटेंस को तोड़ा गया और न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन किया गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। तो ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही ये दूसरी एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी है कि आपने ना फेरस सल्फेट लिया, ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट, अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों FeSO4 तो है ही, साथ साथ उसके आसपास 7H2 यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया था, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगर तुम मेरा एसिड बेस वाला चैप्टर देख के आओगे तो ये जो 7H2 मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो FeSO4.7H2 का क्या बढ़िया ग्रीन कलर होता है, ऐसे साथ साथ। अब सोचो एक बीच में लड़का, साथ साथ लड़कियां उसको ऐसे घेर कर खड़ी हैं, तो हरियाली हरियाली है ना, तो ग्रीन कलर। उसके बाद सातों चली गई, भाई आपने हीट किया, सात के साथ चली गई एक साथ। अब हीट करेंगे तो वाटर तो उड़ जाएगा, तो सारी चली गई। तो FeSO4+7H2 मॉलिक्यूल। अब बेचारा हरा भरा ऐसे साथ साथ लड़कियां ऐसे चारों तरफ खड़ी थी, अब क्या हुआ? कलरलेस, फीका पड़ जाएगा ना, व्हाइट कलर का रह जाएगा। तो कलरलेस हो गया, फीका पड़ गया, भैया साथ की साथ जा चुकी है ना, वो भी एक साथ। तो कैसे हो जाएगा? तो कलर याद रखना, ग्रीन टू कलरलेस। और एग्जाम्पल आई नो अब आप भूलोगे नहीं। फिर फर्दर उसकी हीटिंग करेंगे, जो FeSO4 बना, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इक्वेशन को 2-3 बार लिख लिख कर याद करोगे तो याद हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल ये लो, है ना। तो ये सारे थर्मल डीकंपोजिशन वाले एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में एक्टिविटीज के फॉर्म में दे रखे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि हमने ना ये एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या डाल दिया? लेड नाइट्रेट डाल दिया, और उसकी हीटिंग करवानी हमने शुरू कर दी। तो बच्चों क्या बनेगा? एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, दूसरी नाइट्रोजन NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। हमेशा याद रखना इस गैस का कलर होता है बच्चों ब्राउन। तो ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा 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 ध्यान रखेंगे। जब जब कोई कहे कि ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकली, ब्राउन गैस बाहर निकली, मतलब NO2 गैस बाहर इवॉल्व हुई है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, इसका ब्राउन कलर होता है। साथ साथ लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस तो बन ही रही होगी, ठीक है। तो ये सब कौन है? थर्मल डीकंपोजिशन है। भैया आपने अपनी बॉडी में शुगर डाला है ना, फिर उसको मतलब शुगर का भी अगर हीट करें तो क्या बनता है? हालांकि ये ग्लूकोज वो वाली रिएक्शन नहीं है, पर शुगर को भी अगर हीट करें तो कार्बन और वाटर में ब्रेक डाउन करेगा, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए थर्मल डीकंपोजिशन के। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है एक सब्सटेंस ले लो, उसको हीट कर दो, तो वो और छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा।
जैसे हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ शुगर। ये सब किसके थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करके जाने एग्जाम के लिए। अब दूसरा अपने पास आता है फोटो डिकम्पोजिशन, है ना, या फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो। फोटो, फोटो मतलब सनलाइट। जब जब फोटो की बात है तो फोटो से समझ जाना, इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है, रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख दो आप, सिल्वर और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी, ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगी और सिल्वर बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दो आप, बढ़िया तेज धूप, तो सिल्वर बनेगा, क्लोरीन गैस आपकी बाहर इवॉल्व हो जाएगी। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड एक सब्सटेंस था जो दो में टूट गए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब कभी डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको फोटोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, फोटो का मतलब है सनलाइट, है ना। फोटो एक्चुअली एक टर्म होता है फोटोन, जो आप अभी नहीं समझते होंगे, बट फोटोन से आता है ना। तो सनलाइट के अंदर खूब सारे क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, इसीलिए सनलाइट को फोटोन्स बोल देते हैं या फोटो बोलते हैं। और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। और ये जो आपने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की फोटोलाइसिस रिएक्शंस पढ़ी, इनका हम यूज करते हैं कहां पर, फोटोग्राफी में। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स आप देखते हो ना, उनके डेवलपमेंट के दौरान यही रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पढ़ा है, एसिड बेस में भी पढ़ा था। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था क्लोर एल्कली प्रोसेस, याद है, जहां हम क्लोरीन गैस का और NaOH का फॉर्मेशन कर रहे थे NaCl से। तो बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक किसी सब्सटेंस को के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। क्या करेंगे, जैसे या मैंने ले लिया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया, याद करो उस चैप्टर में बताया था, दो रॉड लगा दी मेटल की, ऊपर एक बैटरी लगा दो, है ना। तो जैसे ही भाई एक कंटेनर लिया, उसमें आपने वाटर ले लिया, दो मेटल की रॉड्स लगा दी, मेटल की रॉड को बाहर वायर से एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, बैटरी का स्विच ऑन करोगे, जोर का झटका वेरी जोरों से लगा, एंड यहाँ पे ये जो है ना आपका H2 ये टूट जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो H2O में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास करते हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना, जिसमें हम डिकम्पोजिशन करते हैं एक सब्सटेंस का इनटू न्यू सब्सटेंसेस, करंट पास कराकर या फिर इलेक्ट्रिसिटी देकर। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज की बात करें तो इसके मदद से हम खूब सारे मेटल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। तो इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। अब आता है अपना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, खूब सारे मेटल हैं, और हर मेटल की ना खुद की कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होती है। तो भाई अब आपके मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी, है ना, उसके हिसाब से आगे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, कि मतलब अपना जो मेटल है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पे आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। पर अगर 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 मुझे रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती तो मैं तो इसको तो ध्यान ही नहीं रख पाऊंगी, मैं तो क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगी कि यहां पर कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको ध्यान करने में थोड़ी लगती है ना। तो मैं आपको एक बड़ा आसान सा निमोनिक बताती हूँ। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है क्या, है ना। तो देखो इसमें सबसे ऊपर आएगा कौन, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। बेसिकली पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसका मतलब अगर पोटेशियम और सोडियम को साथ में रखेंगे तो पोटेशियम समझेगा भाई मेरे को रिएक्ट करना चाहिए, और सोडियम सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं डाउन द सीरीज जा रही हूं तो रिएक्टिविटी कम 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 और कम होती जा रही है। बट इस सीरीज को आप कैसे ध्यान रख सकते हो, तो इसको एक निमोनिक के मदद से ध्यान रख सकते हैं। देखो पोटेशियम, पोटेशियम से लिखो आप प्लीज, P फॉर प्लीज, पोटेशियम। फिर सोडियम, तो सोडियम के लिए प्लीज स्टॉप। फिर कैल्शियम, कैल्शियम के लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। मैग्नीशियम, मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप calling me a, calling me a for aluminium, a zebra, please stop calling me a zebra। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Z which is जिंक। फिर उसके बाद क्या आएगा, I like hot and cold, I like hot and cold, sweet
I like hot and cold sweet. I like hot and cold sweet grapes. Sweet grapes. ठीक है, तो इस निमोनिक के मदद से, वैसे काफी बच्चों को ऐसे भी याद हो जाता है, बट यू कैन अदरवाइज रिमेंबर दिस निमोनिक. मैं क्लास से पहले जस्ट बना ही रही थी कि भाई क्या कर सकते हैं, है ना. तो ग्रेप्स यहाँ पर आपने एंड में इस तरह से, तो इजीली आपको इसके मदद से सीरीज याद रह जाएगी. और कभी भी ऐसे एक्चुअली पूरी सीरीज लिखने की नहीं बोलता, आपको बस रिलेटिव याद होना चाहिए कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है. अब इसी के बेसिस पर हमारे पास इसी बात के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी दूसरी रिएक्शन, एंड दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक ने किसी की रिप्लेसमेंट की. मतलब जैसे यहां पर ए बी प्लस सी गिव्स यू ए प्लस सी बी. इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपके पास B इधर आ जाएगा और A अकेला छूट जाएगा. अच्छा, तो यहां पर B इधर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हुई. अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ एक रिएक्शन के मदद से. ये वाली रिएक्शन को कंसिडर करते हैं बच्चों. यहां मैंने कॉपर सल्फेट ले रखा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसका सुंदर सा ब्लू कलर होता है, और यहां मैंने फेरस सल्फेट ले रखा है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसका आपके पास क्या रहता है, आपके पास अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. लेट अस से हमने रिएक्शन की किसकी, कॉपर सल्फेट की. एक्वस कॉपर सल्फेट मैंने लिया. ये क्या है, दिस इज कॉपर सल्फेट, राइट. वही जो ब्लू कलर का मैंने आपको बताया था, मैं लिख के बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा. ये क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने. अब इसमें मैंने थोड़ा सा आयरन डाल दिया. ठीक है, आयरन कैसा है, मेटल है, सॉलिड होगा. आयरन डाल दिया. होगा क्या बच्चों कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. याद करो, आई लाइक, है ना. फिर उसके बाद आता है आपके पास, तो यहां पर हमारे पास अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज देखूं, आई लाइक हॉट एंड कोल्ड, तो यहां कॉपर है और यहां आयरन है. आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को रिप्लेस कर लेगा. तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको यहां से डिस्प्लेस करेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग जाके खड़ा हो जाएगा. अब ये जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, ये क्या बना, आयरन सल्फेट बना, है ना. और इसका ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो ग्रीन इन कलर होगा. कैसा होगा, दिस इज नाउ ग्रीन इन कलर. ठीक है, तो फेरस सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन हमारे पास बनके तैयार हो जाता है. अच्छा, तो हमारे पास ये क्या हुआ, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, डिस्प्लेस हो जाता है मोर रिएक्टिव से. जैसे यहाँ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने देखो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. तो रिएक्शन हमेशा नहीं होगी, सिर्फ तभी होगी जब कोई लेस रिएक्टिव होगा और मोर रिएक्टिव प्रेजेंट होगा, तो मोर रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस कर देगा. पर अगर पहले से ही मोर रिएक्टिव वाले के साथ प्रोडक्ट बना रखा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. फिर हमारे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, बड़ी सिंपल है ये. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लो, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लो. अब ऊपर से बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट वाले उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते जाओ. क्या बनेगा, एक व्हाइट कलर का नीचे देखो पीपीटी बनता हुआ दिखाई देगा, जो बेरियम सल्फेट का होगा और साथ साथ NaCl भी बन रहा होगा. ठीक है, तो इसमें अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं क्या हुआ, पहले सोडियम के साथ, पहले मैं अगर देखूं तो मेरे सोडियम के साथ सल्फेट आयंस थे और बेरियम के साथ क्लोराइड आयंस थे. पर थोड़ी देर बाद क्या होगा, बेरियम के साथ सल्फेट आयन और सोडियम के साथ क्लोराइड आयंस आ जाएंगे. मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज हो जाता है. सोडियम के साथ सल्फेट थे, यहाँ क्लोराइड आ गए, बेरियम के साथ क्लोराइड था, यहाँ सल्फेट आ गया, तो आपके आयंस का एक्सचेंज हो जाता है. तो ये रिएक्शन क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई. दूसरा, जैसे बच्चों हाइड्रोजन गैस बन रही थी हमारी पिछली कुछ रिएक्शन में, जैसे जिंक प्लस एसिड वगैरह वाली रिएक्शन में हम देख रहे थे हाइड्रोजन गैस बनती है. जब भी कोई गैस बनती है जैसे H2 जैसे CO2 गैस, तो मैं हमेशा ऊपर एरो के साथ दिखाती हूँ. ऊपर एरो मतलब बाहर निकल रही है, ऊपर जा रही है, बाहर निकल रही है. लेकिन जब पीपीटी बनता है
पीपीटी नीचे सेटल होता है, पीपीटी सॉलिड होता है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे सेटल हो जाता है, तो व्हाइट पीपीटी नीचे सेटल होगा, तो इसीलिए जब जब प्रेसिपिटेट बनता है तो हम उसे डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। याद रखना इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, और ऐसे ही कॉपर क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करें तो कॉपर आयोडाइड का ब्राउन पीपीटी बनता है ना। फॉर्मूला और कलर्स आपको ध्यान होने चाहिए। बस फिर हमारे पास आती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, है ना। तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक बारी क्लियर कर देती हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम देख लेंगे क्या, फिर हम देख लेंगे आपके इनके एग्जाम्पल्स, और बस ठीक है। ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारे पास हैं, इसके बाद तो कुछ नहीं है बच्चों, इसके बाद बस एक चीज पढ़ेंगे बड़ी आसान सी, एंड दैट इज कोरोजन, और उसी के साथ रैंसिडिटी, और चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश, है ना। सो हम ऑलमोस्ट चैप्टर को अभी अगले 10 मिनट में हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीजन याद कर लो यहां से, कि अगर मैं किसी के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करवा दूं तो इसका मतलब मैं उसका ऑक्सीडेशन कर रही हूं, या फिर अगर मैं किसी के अंदर से हाइड्रोजन बाहर निकलवा दूं, अगर मैं किसी के अंदर से हाइड्रोजन बाहर निकलवा दूं तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब बिल्कुल ऑपोजिट होगा रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का बाहर निकलवाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही क्या है, क्या है डेफिनेशंस है आपके रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिया आपका बच्चों, हमने यहां पर लिया आपका एक चाइना डिश ली, उसको नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, इधर बर्नर लगा रखा है मैंने, इसके अंदर भैया अपने ने डाल दिया क्या, हमने यहां पर डाल दिया जो है कॉपर, और कॉपर की रिएक्शन में करवा रही हूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी जो कि एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड होगी, एक ब्लैकिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड आपके पास बनके तैयार हो जाएगी, जिसका ये फॉर्मूला होगा। और ये रिएक्शन कैसी है, कैसी है बोलो, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉपर में मैंने ऑक्सीजन ऐड करवा दिया, देखो कॉपर अकेला था उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही जैसे ये है इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, इसमें मैंने सोडियम डाला, बना सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। दोबारा देखो ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके फॉर्मूला में, कह रहे हैं जैसे ही सोडियम डाला तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, सोडियम ने ले ली, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो बच्चों मैंने इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल करवा दिया, हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो बिकॉज इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, या तो आपने जैसे कॉपर के केस में ऑक्सीजन गेन करवाया, या जैसे आपने इथाइल अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन का लॉस कराया, दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं। अब इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट डेफिनेशन बनती है किसकी, रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कार्बन है उसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करवा दूं, क्या बनेगा CH4, तो भाई ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो ये रिडक्शन है। ऐसे ही अगर O3 है ओजोन, इसकी हीटिंग चालू करवा दो, बढ़िया इसको खूब हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो आप, तो क्या होगा, यहां से ना एक O बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब अकेला, बिल्कुल अकेला अकेला ये बाहर निकला है O एटम के फॉर्म में। तो इसमें से क्या हुआ कि ओजोन में से O बाहर निकलवा दिया, ओजोन में से O बाहर निकाल रहे हो तो ये क्या होगी, एक रिडक्शन रिएक्शन होगी, क्योंकि आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करें तो या फिर ऐड करो किसी के अंदर हाइड्रोजन, या फिर रिमूव करो किसी में से ऑक्सीजन, तो दोनों ही रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। और फिर हमारे पास आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों रेडॉक्स में रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रेड बोले तो रिडक्शन, एंड OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी वाली रिएक्शंस जिनमें की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए, एक साथ दोनों चीज चल रही भाई, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, तो बेसिकली क्या, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन रिएक्शन इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर जब दोनों काम हो रहे हैं, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
जैसे कि बच्चों मैं आपको ये लिखकर यहाँ पर दिखाती हूँ कि मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है प्लस मैंने इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया है ना, यही आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या बना है, यहाँ पर कॉपर बन गया और साथ साथ हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको कॉपर ऑक्साइड को लॉस ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। मतलब कि भैया इसके अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को तो आकांक्षा मैम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है। फिर वाटर में देखो तो वाटर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो दोनों ही एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों काम हो गए, तो इसीलिए वो क्या कहलाएंगी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। क्या हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक चीज आती है बच्चों, एंड दैट इज, दो टर्म्स है मतलब बहुत ही आसान से, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा, और दूसरे हमारे पास होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है और एक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एजेंट कौन होते हैं, एजेंट का कुछ ना कुछ काम होता है भाई। एजेंट अपने मिशन पे निकला होता है कि मेरे को तो भाई ये करना है। अब मान लो कि मैं एक एलआईसी एजेंट हूं, है ना, तो मैं एलआईसी एजेंट हूं, तो मेरा मिशन क्या है कि मेरे को पॉलिसी सेल करनी। अब किसको सेल करूंगी, कंज्यूमर को, खुद को थोड़ी बेचेंगे बताओ। तो आपका जो जो एजेंट है उसका मिशन दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं है कि खुद को ही पॉलिसी बेचना हो, नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो अदर यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा। और अगर, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर मिलते हैं, दोनों के दोनों। तो अगर कोई दूसरे का क्या करवाना चाहता है, दूसरे का कोई ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, तो उसको अपना रिडक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब वो अपना खुद का रिडक्शन करवा देगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, नहीं, एजेंट है ना वो ऑक्सीडाइजिंग, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो कि क्या कर दे, जो कि दूसरे का रिडक्शन करवाए और अपने आप क्या हो जाए, और सेल्फ का क्या करा ले, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपने खुद का क्या करा ले, ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल के मदद से और इसको समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास यहां पर ये एग्जांपल मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो क्या हो रहा है, BaSO4 से बना बेरियम सल्फाइड, तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो पहली बात तो ये रिडक्शन है। फिर इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन से CO बना, तो ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है। अब देखो यहां पर जिसका अपना रिडक्शन हो रहा होता है वो मेरा कौन कहलाएगा, ये मेरा फिर कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका अपने खुद का रिडक्शन हो रहा है। और जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कहलाएगा कि ये है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तो इस तरीके से आप एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी रिएक्शन है जैसे एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेटे देखो इससे ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का लॉस मतलब रिडक्शन, तो जिसका खुद का रिडक्शन हुआ वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। दूसरा, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन आ रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ देखो क्लोरीन हट रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सिंपल, आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आपने देखा होगा जैसे आयरन है, ये नेल से आयरन की है ना, कीले होती है ना नेल्स, तो आप इनको ऐसे ही खुला छोड़ दो, थोड़ा सा मॉइस्चर है में, है ना, क्या होगा, जंग लग जाएगा, ऐसे रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है आपकी आयरन के ऊपर। क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ, सोच के देखो ऐसा क्यों हुआ होगा।
और आप देखते हो यूजुअली ना आयरन को जो होता है, आयरन ज्यादातर वहां जल्दी रस्ट लग जाता है जब आयरन थोड़ा वाटर के आसपास हो। जैसे आप देखो आपके बाथरूम्स में या सैनिटेशन के लिए अगर कहीं भी हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं जहां पर ज्यादा मॉइस्चर या वाटर रहता है तो वहां जल्दी जंग लगता है, बेसिन्स वगैरह में, है ना। या फिर जैसे विंडो पैनल्स होते हैं तो उसमें स्पेशली जो बारिश वाला सीजन होता है, रेनी सीजन, उस दौरान ज्यादा जंग लगता है या फिर रस लग जाता है। तो वैसा क्यों हो रहा है? तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो आयरन होता है, आयरन कैसा है, आयरन है अपना बढ़िया सीधा साधा सिंपल सॉलिड। आयरन सॉलिड है, जो शाइनी सा वो दिखता है आयरन, आप सबने देखा ही है। फिर क्या होता है कि जैसे ही इसको थोड़ा ऑक्सीजन गैस मिल जाए और हल्का फुल्का मॉइस्चर मिल जाए तो ये क्या करता है, ये एक ऑक्साइड बन जाती है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक ऑक्साइड बना लेता है जिस ऑक्साइड का नाम होता है रस्ट। Fe2O3.2H2 ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये इस तरीके से रस्ट बना लेगा बच्चों, और इसी का कलर, ये जो ऑक्साइड बनती है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो तभी आयरन के ऊपर वो एक रेडिश ब्राउन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो Fe2O3.2H2 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, गॉट इट। तो ये हमारे पास हो गया कि क्या रिएक्शन होती है जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है या फिर आयरन के ऊपर जंग लगता है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब यार यहाँ पे देखो आप, जैसे कॉपर होता है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट्स कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। आपने देखा होगा जैसे भाई कॉपर की बोतल का भी इस्तेमाल कर लो तुम, तो कॉपर की बोतल को अगर बहुत समय तक ऐसे खुला छोड़ दें, यूज नहीं कर रहे, तो वो ग्रीन ग्रीन सा उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, देखा होगा ना आपने, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है, कॉपर फिर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हवा में जो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ रिएक्ट कर कर वो ऐसा ग्रीन सी लेयर यहाँ पर डिपॉजिट या फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर कर पूरा वो ऐसा काला पड़ जाता है। इसी के साथ हमारे पास आता है नेक्स्ट रेंसिडिटी। आप बाजार से कुछ सब्जी खरीद कर लाओ, या मान लो चलो आज आपने एक बर्गर मंगाया और उसको खुले में छोड़ दिया, और एक दिन बाद आप उसको देख रहे हो, आप टमाटोज लेकर आए, खुले में छोड़ दिया, और एक दिन बाद फिर क्या होगा, स्पेशली अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, तुरंत वो सड़ जाता है ना, स्मेल, गंदी स्मेल आने लगती है, या फिर वो खाने लायक नहीं रहता। तो बेसिकली उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट सब बदल जाता है। दिस इज नोन एज रैंसिडिटी। तो जब ऑयल और फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो रैंसिड हो गए, यानी कि उनकी दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखो हुआ क्या है कि वो जो आपका फूड था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसीलिए वो सड़ गया। तो पहला तरीका तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन को पहुंचने ही मत दो अपने खाने तक। तो उसके लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सो दैट अंडर वैक्यूम कंडीशन बनी रहे और ऑक्सीजन अंदर पहुंचे ही ना। तो ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी ही नहीं तो क्या नहीं होगा, रैंसिडिफिकेशन नहीं होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फिर रैंसिड होगा ही नहीं हमारा फूड, है ना। हालांकि आप ऐसा बहुत लंबे समय के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी एयर तो उसके अंदर फिर भी होगी ना, राइट। अच्छा, ऐसे चिप्स जो होते हैं, चिप्स के पैकेट होता है उसमें चिप्स थोड़े से और वैसे फूले हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पंप किया जाता है नाइट्रोजन गैस से। नाइट्रोजन गैस भी जो होती है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, ठीक है। हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी है ऑक्सीडेशन के, तो ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे, ओपोज करेंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना वो हाई टेम्परेचर पर जल्दी हो जाती है। वहीं अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगी तो ऑक्सीडेशन तो फिर भी होगा, रिएक्शन तो फिर भी होगी, बट उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर को कम कर देने से इस रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए अगर मैं वेजिटेबल्स को लाकर गर्मी के मौसम में सीधा रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दूं तो वो कुछ दिन तक चल जाती हैं, पर कुछ दिन तक, ये नहीं कि अब वो 2-3 महीनों तक चल जाएंगी, फिर तो वो खराब ही हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होना तय है, बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है लो टेम्परेचर पर, इसीलिए आपका फूड की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। इसी के साथ हम कहते हैं सनलाइट से दूर रखो, है ना, सनलाइट से दूर रखो, क्योंकि सनलाइट यानी हीट ज्यादा हो जाएगी, हीट ज्यादा हो गई तो फिर रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, राइट। so that is how you can prevent rancidity and that is all. so guys we are done with this unit, और मजा ही आ गया, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ वैसा है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है।
अब सारी रिएक्शंस एक जगह लिखकर बढ़िया से 2-4 बार एक रिएक्शन को लिखो, सारी रिएक्शंस आपको लर्न हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैम एक प्रैक्टिस सेशन भी कंडक्ट कर लीजिए तो ज़रूर मुझे बता देना इन द कमेंट्स। दैट इज़ ऑल एवरीवन, आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।